हेलो स्टूडेंट, आज हम रिएक्शन मैकेनिज्म का लेक्चर नंबर 9 पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक हम फिलहाल SN1 SN2 दोनों के बीच में डिफरेंसेस और इनकी एप्लीकेशंस ये हम पढ़ चुके हैं। एप्लीकेशंस में मैंने आपको सबसे पहले विलियमसन रिएक्शन बताया। विलियमसन के बाद में हमने ईथर का रिएक्शन देखा कंसनट्रेटेड HI के साथ। और नाउ मेरी जो अब एप्लीकेशंस आ रही है, ये एप्लीकेशंस बिल्कुल मिलती जुलती है जो रिएक्शन आपने पढ़ी थी ईथर का कंसंट्रेट HI के साथ रिएक्शंस, बिल्कुल इसी से सिमिलरिटी रखती है रिएक्शंस। और इस रिएक्शन का नाम होगा हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईथर। ठीक है, तो यहां देखिए, यहां हम एप्लीकेशन लेके आ रहे हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईथर। कहने का मतलब ईथर का हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, या इस रिएक्शन को आप बोल सकते हो रिएक्शन ऑफ ईथर विद वाटर। लेकिन यहां पे एक चीज याद रखना, ये जो रिएक्शंस आप कराने वाले हो हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईथर या फिर रिएक्शंस ऑफ ईथर विद वाटर, जो भी आप इसका नाम बोलो, ये रिएक्शंस हमेशा एसिडिक मीडियम में ही होगी। इस चीज का खास ख्याल रखना, ये रिएक्शंस एसिडिक मीडियम में ही होगी। याद करिए, जो लास्ट रिएक्शन हमने पढ़ी थी कंसंट्रेटेड HI की रिएक्शंस, ठीक है, आपको याद होगा उसमें कॉन्सेंट्रेटेड HI में H+ ऑक्सीजन के लोन पेयर पे जाता था और फिर ईथर में से लिविंग ग्रुप निकलता था। विदाउट H+ के ईथर में से लिविंग ग्रुप निकल पाना मुश्किल था। क्यों? क्योंकि वहां लिविंग ग्रुप पुअर होता था। तो यहां पर भी हमें अगर ईथर में से लिविंग ग्रुप निकालना है, मींस क्लीवेज ब्रेक करना है, तो आपको यहां पर प्रोटिक मीडियम की जरूरत पड़ेगी। प्रोटिक मीडियम का मतलब है एसिडिक मीडियम की, और यहां पर एसिडिक मीडियम एज ए कैटालाइस्ट की तरह काम करेगा। मैं यहां पे कैटालाइस्ट क्यों कह रहा हूं? क्योंकि यहां पे आप एज ए कैटालाइस्ट अगर H+ लेते हैं तो बाद में रिएक्शंस होने के बाद में H+ निकाल के देना भी पड़ेगा, क्योंकि कैटालाइस्ट कभी भी कंज्यूम नहीं होते पूरे। जो आप यूज करोगे वो वापस उसी क्वांटिटी में बाहर निकल जाते हैं। चलिए देखते हैं कैसे निकलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये देखिए पहला क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है ROR-। ओके, इसका रिएक्शंस वाटर के साथ है तो H2 के साथ रिएक्शंस, और एसिडिक मीडियम तो यहां पे मैं H+ लिख सकता हूं, या मैं इसकी जगह मैं H3O+ क्यों ना लिख दूं, वो भी बेटर रहेगा। ठीक है, अब यहां पे आपको पता है इसका क्लीवेज ब्रेक करने के लिए, मींस लिविंग ग्रुप निकालने के लिए, लिविंग ग्रुप निकालने के लिए ऑक्सीजन के लोन पेयर पे H+ आता है। ये देखिए H+ आया। अब डिपेंड करेगा कि यहां कितना डिग्री एल्काइल ग्रुप है और यहां कितना डिग्री एल्काइल ग्रुप है। उस बेसिस पे आप ये जज करोगे कि रिएक्शंस में SN1 कराऊं या SN2 कराऊं। अगर SN2 कराऊं तो मैं 1 डिग्री को ज्यादा प्रायोरिटी दूंगा, तो आप क्लीवेज वहां से ब्रेक करेंगे। ये सब आपने रिएक्शन ऑफ ईथर विद कॉन्सेंट्रेटेड HI में सीखी थी, जो हमारी लास्ट रिएक्शन थी। ठीक है, तो यहां पे हम बोल सकते हैं अगर मान लीजिए मैं यहां से क्लीवेज ब्रेक करता हूं, तो H+ जो ऑक्सीजन पे गया है, तो ये पार्ट क्या बन के निकलेगा? ये पार्ट आप लोगों का बन के निकलेगा ROH। ठीक है, और क्लीवेज जैसी ब्रेक हुआ तो इस R' पे कार्बोकेटाइंस बना, इस R' पे कैटाइंस ऐसे बना, और H2 अपना लोन पे देगा, तो ये देखिए ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये H+ एज ए कैटालाइस्ट है, जो H+ आपने लिया है वो बाद में निकाल के भी देना पड़ेगा। यहां देखिए, यहां ये ऑक्सीजन अनस्टेबल हो रहा है क्योंकि यहां 3 बॉन्ड बन चुके हैं, तो यहां से H रिलीज हो जाएगा। ठीक है, और ये किस फॉर्म में आ जाएगा? R-OH। ये देखिए, अब यहां पे मैं आप लोगों को एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा। जब भी ईथर का हाइड्रोलाइसिस होगा तो क्लीवेज आप यहां से ब्रेक करो या फिर यहां से ब्रेक करो। ऑक्सीजन के बोथ साइड, दोनों तरफ से आप कहीं से भी ब्रेक करेंगे, प्रोडक्ट आपकी सिमिलर ही बनेंगे। क्योंकि आप देख रहे हो इधर वाला जो एल्काइल ग्रुप है वो भी ROH में चेंज हो रहा है, और इधर वाला जो एल्काइल ग्रुप है वो भी किस में आ रहा है? ROH। मतलब बनने आपके एल्कोहल ही है। तो आप कहीं से ब्रेक करो, यहां से ब्रेक करो, यहां से ब्रेक करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है
कि ये जो हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईथर रिएक्शन से, इसमें कोई मैटर नहीं करेगा कि यहाँ पे SN1 बोलूं या SN2 बोलूं। तो यहाँ पे आपसे नहीं पूछेगा कि रिएक्शन SN1 है या SN2 है, क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट सिमिलर बनते हैं बिल्कुल। आप अगर यहाँ पे SN1 मान के बनाएंगे प्रोडक्ट्स तब भी वही बनेगा, SN2 मान के बनाएंगे तब भी वही बनेगा। तो यहाँ पे आप लोगों को ज्यादा टेंशन लेनी नहीं है, आप H+ बिठाइए, कहीं से भी क्लीवेज ब्रेक करिए और जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए जैसे दूसरा क्वेश्चन मेरे पास है, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में ROR' ठीक प्लस H2O H+, यहां पे ये ऑक्सीजन आपका 18 वाला दे रखा है। कहने का मतलब ऑक्सीजन का आइसोटॉप है ये 18। तो यहां पर आप लोगों को देखना पड़ेगा कि क्लीवेज कहां से ब्रेक करो, क्योंकि यहां पे एल्कोहल तो दोनों ही बनेंगे, बट एक एल्कोहल बनेगा जिसमें ऑक्सीजन 18 वाला होगा, मतलब एज आइसोटॉप, और एक एल्कोहल बनेगा जिसमें ऑक्सीजन कौन सा होगा, 16 वाला। तो यहां पर आपको ध्यान से देख के क्लीवेज ब्रेक करना पड़ेगा। अब क्लीवेज कैसे ब्रेक करना है वो आप लोगों को पहले से पता है, ठीक है। आप डिग्री देखेंगे, डिग्री के हिसाब से आप ये जज करेंगे कि कौन सी रिएक्शंस फेवर करनी है। अब यहां पे आपको चेक करना ही पड़ेगा, क्यों? क्योंकि यहां पे ऑक्सीजन 18 वाला है। अगर आप यहां से ब्रेक करते हैं, देखिए H+ मैंने इस पे भेजा ऑक्सीजन पे, अगर यहां से ब्रेक करते हैं, ठीक है, अगर यहां से ब्रेक करते हैं तो ये क्या बनेगा, ROH, ये देखिए ROH, ये ऑक्सीजन 18 वाला, और ये R' इस OH के साथ क्या बना लेगा, R'OH, ये देखिए। अगर आपने अपना क्लीवेज सही तरीके से ब्रेक नहीं किया होता, ठीक है, तो हो सकता था यहां पे R'OH बनता, बट ये O मेरे पास 18 वाला हो जाता। तो कहने का मतलब मैं आप लोगों को यही बोलना चाहता हूं, जब ये आइसोटॉप वाला कोई चक्कर नहीं हो तो आप क्लीवेज कहीं से ही ब्रेक करो, आपका प्रोडक्ट जो है बिल्कुल सही बनेंगे। लेकिन जहां कहीं पे उसने आइसोटॉप्स दिया आपको, ऑक्सीजन के आइसोटॉप्स दे दिए, तो वहां क्लीवेज आपको किस तरह ब्रेक करने हैं, जो आपने लास्ट रिएक्शंस में देखे थे, कॉन्सेंट्रेट HI वाली रिएक्शंस में देखे थे, उस तरह ब्रेक करने, ठीक है। तो ये हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईथर है, ठीक है। इस पे कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूं कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। जनरली क्वेश्चंस इसमें साइक्लिक वाले आते हैं क्वेश्चंस, उनको करने में काफी कंफ्यूजन रहता है कि मैं क्लीवेज ब्रेक करने के बाद मेरा प्रोडक्ट किस तरह बनेगा। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे इसके क्वेश्चंस, ठीक है। अभी आगे चलते हैं, देखते हैं। यहां देखते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है, मुझे क्वेश्चन दिया गया कुछ इस तरह का, ये बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है। पॉपुलर क्वेश्चन का मतलब है ये आपको हर एक वर्कशीट में मिल जाएगा क्वेश्चंस, ठीक है। और रिएक्शन दिया हुआ है H3O+। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है यहाँ पे कि आपको हाइड्रोलाइसिस करना है। ईथर यहाँ पे 2 दे रखे हैं, तो आप ये ना समझे कि सर मुझे वाटर के मॉलिक्यूल्स तो एक ही दे रखा है तो मैं एक भी रिएक्शन कराऊं, नहीं। जब भी हाइड्रोलाइसिस कराया जाता है तो हाइड्रोलाइसिस में वाटर को एक्सेस में माना जाता है, तो जितने ईथर देके रखेगा उस सब ईथर पे आपको हाइड्रोलाइसिस कराना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं इस पे हाइड्रोलाइसिस कराता हूं, मैं H+ यहाँ पे भेजता हूं, ठीक है। H+ इस ऑक्सीजन के लॉन पे गया, मैंने कहा था कि यहाँ पे आइसोटॉप्स तो है नहीं ऑक्सीजन के, तो आप क्लीवेज कहीं से ब्रेक करो, आंसर बिल्कुल सही बनेगा। लेकिन तो भी अगर हम सही तरीके से ब्रेक करना चाहें तो कहां से ब्रेक करेंगे, सही तरीके से यहां से ब्रेक करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्रेक करने के बाद जो प्लस चार्ज आएगा, दिख रहा है आप लोगों को, जो कार्बोकेटाइंस बनेगा उसको बैक बॉन्डिंग मिलेगी ऑक्सीजन से, ये देखिए। तो प्लस चार्ज अगर यहां से क्लीवेज ब्रेक करते हैं तो कार्बोकेटाइंस यहां बनता है, उसको कुछ नहीं मिलेगा, बट यहां से ब्रेक करेंगे तो प्लस चार्ज को बैक बॉन्डिंग मिलेगी। तो आपने यहां से बॉन्ड ब्रेक किया और ब्रेक करने पे यहां कार्बोकेटाइंस आया, और कार्बोकेटाइंस को लॉन पे किसने दिया, वाटर के OH ने। आपने देखा था वाटर ऐसे अपना लॉन पे देता था कार्बोकेटाइंस को, और वहां से H+ निकल जाता था, तो क्या रह जाता था, OH। तो बिल्कुल सिमिलर यहां होगा, ऐसा ही होगा इसमें भी। ये देखिए, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, इस पे H+ आगे लगा तो ये बन गया OH,
और इस कार्बोकेटाइंस पे वाटर ने अपना लोन पे दिया और क्या आके लगा OH। वाटर का जो H+ होगा वो अनस्टेबल होके निकल गया बाहर, क्योंकि मैंने एज ए कैटलाइज्ड H+ को भी दिया था तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए आपके पास में हाइड्रोलिसिस हो चुका है। जब भी आप ईथर का हाइड्रोलिसिस करा रहे हो तो दोनों जो एल्काइल ग्रुप होते हैं ऑक्सीजन के इस तरफ और इस तरफ, दोनों ही अल्कोहल में चेंज हुए थे। यहां देख सकते हो आप, ये भी मेरे पास अल्कोहल में चेंज हुआ और ये भी मेरे पास अल्कोहल में चेंज हुआ। ठीक है, अभी इसमें ईथर रिमेनिंग है, ये ईथर है अभी, तो इसका भी हाइड्रोलिसिस करने की कोशिश करते हैं। इसका हाइड्रोलिसिस कैसे, H+ आपने ऑक्सीजन पे भेजा, गया। जब H+ गया इस पे, तो मैं क्लीवेज कहां से ब्रेक करूं, इधर से या इधर से? आप अगर इस साइड से ब्रेक करेंगे तो कार्बोकेटाइंस को कुछ नहीं मिलेगा, अगर आप इस तरफ से ब्रेक करते हैं तो कार्बोकेटाइंस को बैकवर्डिंग मिलेगी ऑक्सीजन से। तो चलिए हम यहां ब्रेक कर देते हैं। कहां से ब्रेक करा मैंने, यहां से ब्रेक किया ताकि कार्बोकेटाइंस को बैकवर्डिंग मिलेगी। इस पे H आके लगा तो यहां मैंने OH बना दिया। अब आप अगर बीच वाले कार्बन पे देखें, इस कार्बन पे देखें, एक ऑलरेडी पहले OH था, उसको आप लगा के रखिए, और जो कार्बोकेटाइंस बनाए उस पे वाटर ने अपना लोन पे दिया तो उस पे भी OH आकर लगेगा, मतलब ये OH बन गया। और उसके बाद में बिल्कुल इस तरह बना दीजिए, थोड़ा सा गलत हो गया, ये देखिए अब सही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों ईथर का हाइड्रोलिसिस हो चुका है और मेरे पास अल्कोहलिक ग्रुप लग चुके हैं। अब यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात ये है, sp3 कार्बन पे अगर 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप लगे हों, मैं फिर कह रहा हूं, अगर sp3 कार्बन पे 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप लगे हों तो उसमें से वाटर रिलीज हो जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये रहा, एक कार्बन पे 2 H ग्रुप लगे, ये sp3 कार्बन है। ठीक है, तो H+ जाता है इस ऑक्सीजन पे और क्या बन के निकल जाएगा बाहर, वाटर बन के। तो O पे क्या है बताइए, नेगेटिव, और वाटर बन के निकला तो C पे क्या आया, पॉजिटिव, तो बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। तो कहने का मतलब ये किस में कन्वर्ट हो गया, C डबल बॉन्ड O। यहाँ पे ये H एसिडिक H था, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा हुआ था, इसलिए H+ निकला तो इस ऑक्सीजन के लोन पे गया, वाटर बन के निकला और यहाँ क्या बन गया, बॉन्ड। तो याद रख लीजिए, जब कभी किसी sp3 कार्बन पे 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप लगे हों तो वो कन्वर्ट किस में हो जाते हैं, C डबल बॉन्ड O, मतलब एक कीटो ग्रुप में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्यों ना काम करें, ये मेरे पास sp3 कार्बन, उस पे 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो इसको भी हम कन्वर्ट करते हैं कीटो ग्रुप में। ये देखिए, आपके पास फाइनल आंसर हुआ है। तो कहने का मतलब ईथर आपको कितने भी देके रखे, आपको हाइड्रोलिसिस कराना है, कोशिश करिए कि सही जगह से आप क्लीवेज ब्रेक कर सके। और अगर एक ही कार्बन पे 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप लग रहे हो तो उसको कीटो फॉर्म में बदलना मत भूलना। ठीक है, तो ये मेरे पास में हाइड्रोलिसिस वाला क्वेश्चन हुआ, पहला क्वेश्चन। ठीक है, और भी बेटर क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं इसमें हम। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे देखिए, ये देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात करूं मैं, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन मैंने आप लोगों को इस तरह का दिया। ये देखिए, ये भी आपके पास ईथर है और इनके हाइड्रोलिसिस दिए हुए हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन मेरे पास है, इसका हाइड्रोलिसिस करना है। फोर्थ क्वेश्चन मेरे पास है, फोर्थ क्वेश्चन हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, 5 नंबर क्वेश्चन, सिक्स नंबर क्वेश्चन मेरे पास में CH3 OCH3
ये देखो। तो मैंने यहाँ पे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स क्वेश्चन लिखे। अब बेटा मैं आप लोगों को ये क्वेश्चंस बताऊंगा नहीं, ये क्वेश्चंस आप लोगों को खुद को ट्राई करने हैं। एक बार खुद ट्राई करिए आप और मेरे पास में व्हाट्सएप करिए, ठीक है। किस तरह के इसके प्रोडक्ट्स बनेंगे आप बना के दिखाइए और मुझे भेजिएगा व्हाट्सएप करके, मैं आप लोगों को बताऊंगा इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। लास्ट मैंने आप लोगों को जब कॉन्सेंट्रेट HI की रिएक्शन सिखाई थी तब भी मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे। कुछ बच्चों ने मुझे रिप्लाई किए व्हाट्सएप पे और उनको मैंने इनके आंसर बताए थे, ठीक है। तो आप बिल्कुल उसी तरह इनके क्वेश्चंस के आंसर आप बना सकते हैं, ठीक है। और मुझसे आप कंफर्म कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है या गलत है। चलिए मेरे पास में ये हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईथर रिएक्शंस समाप्त हो गई। मैंने अभी तक एप्लीकेशंस 4 एप्लीकेशंस पढ़ी हुई। पहली एप्लीकेशंस विलियमसन रिएक्शंस थी। सेकंड एप्लीकेशंस मेरे पास में AgCN या KCN की एप्लीकेशंस थी। तीसरी एप्लीकेशंस हमने देखी थी, तीसरी एप्लीकेशंस हमारे पास में कॉन्सेंट्रेट HI के साथ रिएक्शंस थी ईथर की। और जो फोर्थ रिएक्शन देखी हमने ये हमारे पास हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईथर की रिएक्शंस है, ठीक है। तो SN1 SN2 की जो एप्लीकेशंस वो यहाँ कंप्लीट हो गई हैं, ठीक है। अब देखिए SN1 SN2 की और भी रिएक्शंस होती हैं, फैन क्लिस्टन रिएक्शंस, श्वार्ट रिएक्शंस और भी रिएक्शंस हैं, बट ये रिएक्शंस हम चैप्टर में पढ़ेंगे फिर, ठीक है। तो रिएक्शन मैकेनिज्म में SN1 SN2 की जो एप्लीकेशंस थी वो यहाँ एप्लीकेशंस खत्म हो रही है। अब मेरे पास में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का नया टॉपिक आ रहा है, वो है SN-AR रिएक्शंस। और बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपका SN-AR। SN-AR का मतलब है SN मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, AR का मतलब है एरोमेटिक। अब क्या होता है, कैसे होता है, देखते हैं यहाँ पे, देखिए। देखिए रिएक्शन मेरे पास है SN-AR। पूरा नाम होगा इसका, AR का मतलब होता है एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस, ठीक है। चलिए मैं कुछ बातें बताता हूं आप लोगों को। मैंने एक एरोमेटिक रिंग लिया और उसके ऊपर कोई हेलोजन ग्रुप लगा हुआ है, शायद इसको हम कह सकते हैं यहाँ पे, ये मेरे पास में एराइल हैलाइड है। कौन सा? एराइल हैलाइड। याद रखिए अगर किसी कार्बन चेन से X जुड़ा होता है तो उसको हम एल्काइल हैलाइड कहते हैं। आपने SN1 SN2 रिएक्शंस में एल्काइल हैलाइड देखे थे। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो किसी बेंजीन रिंग से अगर कोई डायरेक्टली जुड़ा हुआ है कौन? हैलोजन, तो उसको बोलेंगे हम एराइल हैलाइड, ठीक है। चलिए इसकी रिएक्शंस कराने की कोशिश करते हैं। हम NaOH के साथ रिएक्शंस कराते हैं। हम NaOH के साथ रिएक्शंस कराते हैं। NaOH की अगर मैं बात करूं तो इसमें एज ए न्यूक्लियोफाइल कौन है? OH-, ठीक है। ये एक आयोनिक कंपाउंड है NaOH। तो यहां से जो OH- निकलेगा आयंस फॉर्म में, तो ये मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, ठीक है। अब आप ये बताइए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल मेरे पास में और ये मेरे पास एज ए एराइल हैलाइड, तो क्या OH- इस पे अटैक कर सकता है? अगर आप देखें यहाँ पे तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, इस पे डेल नेगेटिव, इस पे क्या है? डेल प्लस। आपने SN2 रिएक्शंस देखा था, SN2 रिएक्शंस में जहां डेल प्लस होता था वहां पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता था। न्यूक्लियोफाइल भी कौन सा? स्ट्रॉन्ग वाला। यहां भी कौन है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। इसको अटैक करना चाहिए डेल प्लस पे, लेकिन क्या अटैक कर पाएगा? नहीं। क्यों नहीं कर पाएगा? इसका रीजन है ये जो क्लोरीन मेरे पास लगा हुआ है एज ए लिविंग ग्रुप जिसको निकलना है, ये लिविंग ग्रुप रेजोनेंस स्टेबलाइज है। ध्यान से देखना, लोन पेयर सिग्मा पाई, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है जिसको हम क्या कहते हैं? DBC। और DBC में जो भी लिविंग ग्रुप होता है वो नहीं निकलता, और जब नहीं निकलता तो याद करिए हम वहां पे रिएक्शंस में क्या लिखते थे? नो रिएक्शंस, कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो यहां पे आपको लिखना पड़ेगा नो रिएक्शंस। तो कहने का मतलब ये है मैंने किसी एरोमेटिक की बात हो रही है, किसी एरोमेटिक कंपाउंड्स पे मतलब एरोमेटिक एराइल हैलाइड पे मैं न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवा रहा हूं तो वहां पे कोई रिएक्शंस नहीं हो रहा है, ठीक है। तो क्या करा जाए इसमें? चलिए काम करते हैं। इसमें
मेरी ये रिएक्शन तो हुई नहीं फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर की बात करते हैं। ठीक है, मैं अगेन वापस से यहां पे एराइल हैलाइड लेता हूं, वापस से मैं एराइल हैलाइड लिया मैंने, और न्यूक्लियोफाइल में NaOH ही लेता हूं, और यहां पे टेम्परेचर में 623 केल्विन, कहने का मतलब हाई टेम्परेचर ले लेता हूं, हाई टेम्परेचर ले लेता हूं। अब देखिए हाई टेम्परेचर लेने से होगा क्या, हाई टेम्परेचर लेने से होगा क्या, ये न्यूक्लियोफाइल OH माइनस है, यहां पे डेल प्लस है और ये डेल नेगेटिव है, बट ये डीबीसी में है, बट ये डीबीसी में है। डीबीसी का मतलब ये जो बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, लेकिन जब आप इतना हाई टेम्परेचर लेते हो, इतना हाई टेम्परेचर लेते हो, तो ये जो डीबीसी वाला जो है ना बॉन्ड मेरे पास, वो बॉन्ड वीक हो जाता है। ये बॉन्ड इतना वीक हो जाता है कि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और यहाँ से Cl निकल जाता है। तो कहने का मतलब आपका एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया, ये देखिए, और क्या आगे लगा OH, या OH आगे लगा। ये किसके प्रेजेंस में हुआ, हाई टेम्परेचर पे हुआ। ठीक है, लेकिन ऐसा हर जगह पॉसिबल नहीं हो पाता कि मैं इतना टेम्परेचर रख सकूं। तो यहाँ पे एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराने के लिए या तो मैं हाई टेम्परेचर लूं, जो कि लेना इतना पॉसिबल नहीं है, या मैं कोई दूसरा तरीका सोचूं। ठीक है, ये मेरे पास एक ऑप्शनल चीज है बस, केवल कि मैं हाई टेम्परेचर ले लिया, बट मैं हाई टेम्परेचर इतना मैं नहीं ले सकता, इतना पॉसिबल नहीं है कि हाई टेम्परेचर लेके हर एक रिएक्शंस कराऊं मैं। तो यहाँ पे मुझे एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराना है, तो मुझे कुछ और तरीका देखना पड़ेगा। ठीक है, और वो तरीका क्या होता है वो हम देखने जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखिए देखिएगा, मैं वापस से एराइल हैलाइड लेता हूं, ये मेरे पास में एराइल हैलाइड है। हैलाइड कब होगा, जब यहाँ पे हम कोई ग्रुप लगाएंगे, इस ग्रुप का नाम मैं X बोल देता हूं। ये ग्रुप मेरे पास X है, X क्या हो सकता है बताइए, X मेरे पास क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, कुछ भी हो सकता है, हैलोजन है। ठीक है, हमने यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल लिया कौन सा, NaOH, हमने यहाँ पे NaOH लिया। मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे इतना हाई टेम्परेचर लूं, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक नॉर्मल टेम्परेचर ले लेता हूँ, कितना 423 केल्विन, आई थिंक कम टेम्परेचर है। ठीक है, और मैं कुछ और तरीका सोचना चाहता हूँ, मैं और कुछ और तरीका सोचना चाहता हूँ कि ताकि ये मेरे पास जो डीबीसी वाला बॉन्ड है वो मेरा बॉन्ड ब्रेक हो जाए, मतलब यहाँ से लिविंग ग्रुप निकल जाए जब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करे। तो मुझे कुछ और तरीका सोचना पड़ेगा। तो देखिए, आप लोगों ने जब जीओसी पढ़ी हो तो जीओसी में आपने मीजोबैरिक इफेक्ट पढ़े होंगे। मीजोबैरिक इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पढ़े होंगे आपने, और सुना होगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं हमारे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे अपना इफेक्ट देते हैं। ऑर्थो पैरा पोजीशंस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिल्कुल मिनिमम हो जाती है। तो कहने का मतलब है, आप सोचिए, अगर मैं यहाँ पे, देखिएगा ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे कोई -m वाला ग्रुप लगाऊं जो हाईली विड्रॉइंग ग्रुप हो, तो -m वाला ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम कर देगा। मिनिमम किस पे करेगा, इसकी ऑर्थो पोजीशंस पे, और पैरा कौन सी है सामने वाली, इस पे। और अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिल्कुल कम हो गई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, तो ये बॉन्ड ब्रेक करना काफी इजी रहेगा। यहाँ पे बॉन्ड क्यों ब्रेक नहीं कर पा रहा, क्योंकि डीबीसी में, डीबीसी का मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, इसलिए इस बॉन्ड को मैं ब्रेक नहीं कर पा रहा था। लेकिन अगर मैं टेम्परेचर को नॉर्मल रखता हूं मैं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं, और कौन सा, हाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो वो अपने इफेक्ट से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करता हुआ इस लिविंग ग्रुप को निकाल सकता है। तो कहने का मतलब है कि उन्हें काम करें, हम इस एराइल हैलाइड में हम यहाँ पे एक ग्रुप लगा देते हैं NO2। शायद पता होगा आप लोगों को, इसका -m मैक्सिमम होता है, इसका -m मैक्सिमम होता है। ठीक है, अगर NO2 अपना -m दे रहा है, तो देखिए ये इसकी ऑर्थो पोजीशंस दिख रहा है आप लोगों को, ये इसकी ऑर्थो पोजीशंस, और ये इसकी कौन सी, पैरा पोजीशंस, ये इसकी ऑर्थो पोजीशंस, ये इसकी पैरा पोजीशंस। ठीक है, यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिल्कुल कम हो गई,
जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो न्यूक्लियोफाइल आएगा, इस X को रिलीज करेगा, खुद जाके अटैच हो जाएगा और देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा मेरे पास इस तरह। तो मेरे पास मैंने आपको एक ऑल्टरनेट तरीका दिया है बिल्कुल, ठीक है। मैं टेम्परेचर इतना सस्टेन नहीं कर सकता, इतना हाई टेम्परेचर, तो क्या करूं मैं, कोई एक बड़ा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहां लगा देता हूं और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देगा। कहां पे, ऑर्थो पे। इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो ये है, इसके रेस्पेक्ट में पैरा ये है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुई तो यहां से एज ए लिविंग ग्रुप निकल जाएगा और कौन आके लगेगा, OH ग्रुप। तो कहने का मतलब मैं यहां पे आप लोगों को लिख देता हूं, ठीक है। SnAr पॉसिबल, आप समझ रहे मेरी बात को, SnAr पॉसिबल व्हेन, कौन है, लिविंग ग्रुप, व्हेन लिविंग ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है, 8 ऑर्थो या फिर पैरा पोजीशंस। अगर ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर यहां ऑर्थो पोजीशंस पे होता, अगर इस पोजीशंस पे होता, तो इसका ऑर्थो कौन सा होता है, इस ग्रुप का ऑर्थो ये होता, तभी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती। तो कहने का मतलब है लिविंग ग्रुप कौन सा, यहां पे आप बोल सकते हो X हैलोजेंस, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन सा, NO2 ग्रुप। जब भी आपको हैलोजेंस X और NO2 ग्रुप ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे दिखें एक दूसरे के, तो वहां पर SnAr कराइएगा। SnAr का मतलब है न्यूक्लियोफाइल से सब्स्टिट्यूशन करा देना, वहां पॉसिबल होगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो बताया मैंने आप लोगों को, आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सर ये OH माइनस ने इसको हटा दिया, आपने इसका आंसर लिख दिया, लेकिन एक्चुअल में क्या मैकेनिज्म हुआ होगा इसके अंदर। तो चलिए इसके मैकेनिज्म पे थोड़ा सा हम नजर मारते हैं, इसका मैकेनिज्म क्या है आखिर, ठीक है, देखते हैं। ये देखिए, चलिए हम बताते हैं आप लोगों को। मैंने यहाँ पे एक एरल हैलाइड लिया, ठीक है, ऊपर कोई हैलोजन ग्रुप लगा हुआ है, नीचे यहाँ पे मैं NO2 ग्रुप लगाया था, ठीक, समझ में आ रहा आप लोगों को। न्यूक्लियोफाइल मेरे पास OH माइनस है। मैं यहाँ पे टेम्परेचर का कोई रोल नहीं दे रहा, क्योंकि इतना हाई टेम्परेचर लेना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो विदाउट टेम्परेचर में कोई नॉर्मल टेम्परेचर ले जाओगे, हटाओ उसको। आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लेके चल रहे हो और आपके पास यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल भी है, लिविंग ग्रुप भी है। तो आखिर क्या होने वाला है हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए ध्यान से, होता है क्या एक्चुअल में, ये पाई बॉन्ड आगे ब्रेक होता है। ये पाई बॉन्ड अगर आगे ब्रेक हुआ तो यहाँ आएगा नेगेटिव, यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। बॉन्ड ब्रेक हुआ है, नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, और OH माइनस इस पॉजिटिव पर आ जाएगा। तो कहने का मतलब है इस स्टेप में क्या बना, स्टेप में देखिएगा यहाँ नेगेटिव रह गया, पाई बॉन्ड NO2, दिख रहा है आप लोगों को, नेगेटिव पाई बॉन्ड, उधर पाई बॉन्ड, और यहाँ पे कौन आके लगा है, OH। ये देखिए, अब इस पे लिविंग ग्रुप भी है और OH भी है। बॉन्ड ब्रेक हुआ, नेगेटिव आया, प्लस आया, उस प्लस पे कौन आ गया, OH माइनस आ गया। ये देखिए आगे लगा। अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे एक साइक्लिक रेजोनेंस दिख रहा है मुझे, तो क्यों ना मैं यहाँ पे एक साइक्लिक रेजोनेंस कराऊं। अगर साइक्लिक रेजोनेंस कैसे कराऊं, इस बॉन्ड को ब्रेक करो, तो देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या बनने वाली है आपके पास में, नेक्स्ट स्टेप आपके पास में ये X OH, बॉन्ड आगे ब्रेक हुआ, पीछे प्लस आया और प्लस नेगेटिव एज एक बॉन्ड क्रिएट हो गया। नेगेटिव नीचे आ चुका है, नेगेटिव ये आ चुका है आपके पास में, ये देखिए, ठीक है। चाहे तो नेक्स्ट स्टेप में आप, ये पाई बॉन्ड इधर था, नेक्स्ट स्टेप में आप इस बॉन्ड को ब्रेक करके नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, यहां बॉन्ड बन सकता है। कहने का मतलब आपके पास में स्टेप, ये देखिएगा, प्रॉपर बनाए थे इसको, ये देखिए पाई बॉन्ड, ये मेरे पास X लग रहा है, ये OH है, ठीक है। ये अगर बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा नेगेटिव प्लस, तो यहां बॉन्ड बन गया होगा, कहने का मतलब डबल बॉन्ड N, ठीक है, और O नेगेटिव पाई बॉन्ड। भाई रेजोनेंस करा रहा हूं मैं इसमें, और क्या है।
ये देखिए बॉन्ड ब्रेक किया, नेगेटिव आया प्लस आया, यहाँ बॉन्ड बन गया, या तो ये हो सकता है या फिर ये आगे वाला बॉन्ड ब्रेक हो सकता था। अगर ये आगे वाला बॉन्ड ब्रेक होता तो देखिए क्या बनता, ये मेरे पास यहां पहुंचने के बाद दो तरीके थे रेजोनेंस कराने के। एक रेजोनेंस मैंने कैसे कराया, नीचे वाला बॉन्ड ब्रेक किया, रेजोनेंस हो गया, या फिर आगे वाला बॉन्ड भी ब्रेक कर सकता हूं, तो ये रेजोनेंस मेरे पास हुआ। अब यहां पे आप देख सकते हैं ऐसे साइक्लिक रेजोनेंस आपके पास हुआ है। मैंने आपको बताया था पहले भी जीओसी में कि जब कभी रेजोनेंस आपको दिखे तो रेजोनेंस कराइए, आप डीलोकलाइजेशन कराइए। डीलोकलाइजेशन कराने से क्या होता है, स्टेबलाइजेशन मिलता है। तो यहाँ पे मैं डीलोकलाइजेशन करा रहा हूँ इलेक्ट्रॉन्स का, नेगेटिव का, और देखो कराते कराते कहां पहुंच गया, ये नेगेटिव यहाँ आ चुका है। ठीक है, अब इसके बाद में ध्यान से देखिए, इस एक्स पे है डेल नेगेटिव, इस पे है डेल प्लस, ये नेगेटिव अपना लोन पेयर इस डेल प्लस को देना चाहेगा, और ये नेगेटिव अपना लोन पेयर डेल प्लस को जैसे ही देगा यहां से लिविंग ग्रुप निकलेगा। याद आ रहा होगा आप लोगों को SN2 रिएक्शंस, SN2 रिएक्शंस में जब भी हम डेल प्लस को लोन पेयर दिया करते थे वहां से लिविंग ग्रुप निकल जाता था। ये देखिए लिविंग ग्रुप निकल गया, एक्स निकल गया, तो ये नेगेटिव और यहाँ पे डेल प्लस पे क्या बन गया, बॉन्ड। तो ये देखिए ये किस फॉर्म में आ गया आपके पास में, OH पाई बॉन्ड बन चुका है, पाई बॉन्ड इधर है, पाई बॉन्ड इधर है, ये आपके पास में आंसर। तो कहने का मतलब है SN/AR के मैकेनिज्म में जो आपने देखा लिविंग ग्रुप और मेरे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो ऑर्थो या पैरा पोजीशंस पे हो सकते हैं, उसमें आखिर मैकेनिज्म क्या होता है, ये मैकेनिज्म बताया मैंने। अब कोई आपसे पूछे कि बताइए ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराया मैंने, इनके जो RS हैं, RS का मतलब है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल या स्थायी, स्टेबल या स्थायी हम बोलते हैं हिंदी में, स्टेबल स्ट्रक्चर्स कौन सा है, इसमें सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर होगा कौन सा, ये। ऐसा इसलिए क्योंकि यहां देखिए आप C पे नेगेटिव, स्ट्रक्चर में देखिए C पे नेगेटिव, इस स्ट्रक्चर में देखिए C पे नेगेटिव, बट इस स्ट्रक्चर में देखिए O पे नेगेटिव। अकॉर्डिंग टू जीओसी क्या कहता है, जीओसी हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है। तो C पे नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है या फिर O पे नेगेटिव, O पे नेगेटिव। तो आप बोलेंगे सर ये जो मेरे पास RS है ये मेरे पास मोस्ट स्टेबल होगा, मोस्ट स्टेबल होगा। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म आप लोगों को समझ में आ गया होगा आई थिंक मेरे ख्याल से। अब थोड़ा सा इसमें हम आगे चलेंगे, ठीक है, देखते हैं। तो यहां पे मेरे पास में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये निकल के आई कि जो मेरे पास SN/AR रिएक्शन जो होती है ना, ठीक है, इसमें भी इंटरमीडिएट बनता है, और इंटरमीडिएट कौन सा बनता है आपने देखा होगा, इसमें कार्ब एनाइंस बनता है। क्या बनता है, कार्ब एनाइंस। बनाता नहीं बनाता कार्ब एनाइंस इसमें, अभी आपने देखा था जो RS मैंने बनाए उसमें कार्ब एनाइंस घुमा था पूरा। ठीक है, जब कार्ब एनाइंस इंटरमीडिएट बना है तो SN/AR की जो रिएक्टिविटी होगी वो डिपेंड करेगी कार्ब एनाइंस की स्टेबिलिटी, कार्ब एनाइंस की स्टेबिलिटी। ठीक है, अब देखिए इसका मैं एक एग्जांपल बताता हूं आप लोगों को। क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन से कई एग्जामों में पूछा गया है, CBSE बोर्ड हो, नीट हो या फिर JEE हो, मोस्ट ऑफ हर जगह क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। वो क्वेश्चन क्या है, SN/AR की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, SN/AR की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा। ये देखिए फ्लोरीन यहां है NO2, Cl यहां है NO2, Br NO2, आयोडीन और N। ठीक है, अगर हम इसमें सब में बात करें चारों में, तो आपको SN/AR की रिएक्टिविटी बतानी है, और आपको यह ध्यान रखना है कि SN/AR की रिएक्टिविटी कार्ब एनाइंस की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करेगा, कार्ब एनाइंस की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करेगा। तो ये बताइए जब कार्ब एनाइंस यहां पहुंचा होगा, याद है आपको यहां पहुंचा था कार्ब एनाइंस, इसमें भी यहां पहुंचा होगा, इसमें भी कार्ब एनाइंस यहां पहुंचा है, इसमें भी कार्ब एनाइंस यहां पहुंचा है। तो कार्ब एनाइंस को कौन सा ग्रुप ज्यादा स्टेबल करेगा, NO2 सब में कॉमन है,
तो कार्बन आयंस को सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा ग्रुप करेगा? ये फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन का माइनस आई मैक्सिमम होता है। ये देखिए, इसका माइनस आई मैक्सिमम है और इसका माइनस आई मिनिमम होता है। तो कार्बन आयंस को सबसे ज्यादा स्टेबल कौन करेगा? फ्लोरीन। और जब स्टेबल करेगा तो यहाँ रिएक्टिविटी क्या बनेगी? कार्बन आयंस की स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग, मतलब आंसर आएगा 1 2 3, मतलब पहला ये, सेकंड ये। कई बच्चों के दिमाग में ये चलता है कि सर लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी के अकॉर्डिंग क्यों नहीं देखा? अरे लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी हम क्यों नहीं देख रहे? क्योंकि यहाँ पे कार्बन आयंस बना हुआ है। कार्बन आयंस बनाए तो कार्बन आयंस की स्टेबिलिटी देखनी पड़ेगी, और कार्बन आयंस की स्टेबिलिटी कौन सबसे ज्यादा इंक्रीज करेगा? फ्लोरीन। आप खुद सोचिए, जितना ज्यादा फ्लोरीन खींचेगा उतना डेल प्लस बढ़ेगा, जितना डेल प्लस बढ़ेगा उतना जल्दी ये अपना लॉन पेयर देगा, और जब लॉन पेयर देगा तो कंप्लीट ये एरोमेटिक रिंग बनेगी। फिर तो कहने का इन द सेंस ये है, लिविंग ग्रुप है, मानता लिविंग ग्रुप है, बट यहाँ पे आप कार्बन आयंस की स्टेबिलिटी से चेक करना, और कार्बन आयंस को स्टेबल कौन कर रहा है? फ्लोरीन। तो आंसर मेरा 1 2 3 एंड 4 जाएगा। ठीक है, ये आपको बेटर समझ में आया होगा। इसके बाद एक क्वेश्चन और बताता हूं मैं आप लोगों को, देखिए। ये देखिए, हम आगे बात करें इसमें SnAr की रिएक्टिविटी पर कुछ क्वेश्चन इस तरह का भी आ सकता है। फॉर एग्जांपल ये रहा Cl नीचे लगा है NO2, Cl यहां लगा है NO2 और इधर भी NO2। ये देखिए Cl और 3 NO2 लगे यहां पे। आप अगर इसको ध्यान से देखें तो ये जो मेरे पास एरल हैलाइड है, इस पे तो रिएक्शन ही नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसमें कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगा हुआ। हाँ, इन तीनों में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं, तो आपको देखना होगा यहाँ NO2 अपना कौन सा इफेक्ट? माइनस है। NO2 यहाँ पे कौन सा? माइनस है, बट यहाँ भी NO2 है, माइनस है। और इस चीज का ख्याल रखिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और लिविंग ग्रुप पेरा पोजीशंस पे इफेक्ट लगेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और लिविंग ग्रुप ऑर्थो पोजीशंस पे इफेक्ट लगेगा। तो कहने का मतलब माइनस एम ज्यादा इफेक्ट लगेगा, ज्यादा इफेक्ट लगेगा तो Cl इजीली निकलेगा बाहर। और अगर लास्ट वाले की बात करूं तो इसमें तो NO2 के 3 माइनस एम आपको मिल रहे हैं, देखिए। और जब 3 माइनस एम इफेक्ट आपको मिल रहे हैं तो इस Cl को आप कितना इजीली बाहर निकाल सकते हो। तो कहने का मतलब ये है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव तो मेरे पास 4 होगा, उसके बाद में 3 होगा क्योंकि 2 माइनस एम है, उसके बाद 2 होगा, और सबसे लास्ट में आएगा मेरे पास कौन सा? 1। ये देखिए, ये क्वेश्चंस भी कई जगह पूछा गया है, SnAr की रिएक्टिविटी का क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए काम करते हैं। मैं कुछ SnAr पे क्वेश्चंस आप लोगों को देता हूं, आप वो क्वेश्चंस ट्राई करिए। ठीक है, नहीं बने तो मुझे व्हाट्सएप करिए। कई बच्चों के पास हो सकता है मेरा व्हाट्सएप नंबर नहीं हो, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए 8955662948। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप करके इस पे अपने डाउट्स जो हैं वो क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबल मैं 11 से लेकर 2 बजे के बीच में फ्री रहता हूँ, उस बीच में आप मुझसे डाउट्स कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को कुछ मैं क्वेश्चंस देता हूँ बनाने के लिए। कुछ क्वेश्चंस आप लोग बना के बताना मुझे। ऐसे नहीं आते, मैंने इसका पूरा मैकेनिज्म आप लोगों को बता दिया, SnAr क्या होता है, ये बेटर आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। कुछ क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करिएगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, ये रहा, यहाँ Cl लग रहा है, यहाँ NO2 है। ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, CH3O- से क्या होगा। सेकंड क्वेश्चंस की अगर बात करें, सेकंड क्वेश्चंस में यहाँ Cl लग रहा है, यहाँ फ्लोरीन लग रहा है, और यहाँ NO2 लग रहा है। ठीक है, यहाँ दे रखा है आपको कौन सा? OH-, क्या बनेगा। तीसरा क्वेश्चन आप लोगों को इस तरह का है, यहाँ Cl है, नीचे OCH3 लगा हुआ है, OH- एज ए न्यूक्लियोफाइल। क्या यहाँ पे रिएक्शंस होगी, आपको बताना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4th नंबर क्वेश्चन। यहाँ आपके पास Cl माइनस से रिएक्शंस होगी, बताना है होगी नहीं होगी। ये मैं बताया था आप लोगों को, क्लोरीन लगा, ये क्लोरीन है और ये Na2S दे रखा है, Na2S। ठीक है, क्या प्रोडक्ट बनेगा बना के दिखाना। 6 नंबर क्वेश्चन आपका ये रहा। ये 6 क्वेश्चन मैंने दिए, आप ट्राई करिए। SNAR के क्वेश्चन हैं, कुछ क्वेश्चन हो सकता है रिएक्शन ही नहीं हो और कुछ क्वेश्चन में रिएक्शन हो जाएगी, तो प्रोडक्ट्स आपके गलत बन सकते हैं। ठीक है, कोशिश करिएगा लेकिन एक बार और बना के दिखाइएगा। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, कुछ क्वेश्चंस में SNAR के और भी कराऊंगा आप लोगों को, और उसके बाद हम SNI रिएक्शंस पाएंगे और एक SNAR1 रिएक्शंस भी होती है, वो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही बहुत है, थैंक यू।